दोस्तों जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एक समस्या और खड़ी हो रही है और वो है ये जो हम इतने ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इन एनी फॉर्म वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट और जितने भी तरह के कचरे हैं चाहे वो मेटल वेस्ट हैं ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज इस पर्टिकुलर वर्टिकल को टारगेट करते हुए इसमें से हम कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। रीज़न इज़ सिंपल, कूड़ा और कचरा हम जनरेट कर रहे हैं और इसके चलते माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं कचरों के। आप किसी भी बड़े सिटी के बाहर निकले आपको ऐसे माउंटेन देखने को मिलेंगे। हमारे पास इतना लैंड नहीं है कि हम उसको स्टोर कर पाएँ, इसलिए ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम इसे रिसाइकिल करें और उसके बाद इसको वापस से यूज़ में लाएं। वो क्या कहते हैं, वेस्ट टू वेल्थ। जी हाँ, शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले ग्राविटा इंडिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो इसका एक पहले से रेजिस्टेंस था वो 1175 के आसपास था और इसको इसने ब्रेक किया था 12 जून के आसपास। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस अब ट्रेंड में बना हुआ है, ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा रेस्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, एक फ्लैग स्ट्रक्चर बना करके धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और अगर आप देखें तो ये जो मूवमेंट है अपवर्ड्स ये हमेशा एक अच्छे खासे वॉल्यूम पे हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और उसके बाद अभी जो रीसेंट मूव आया है इसमें भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं कि आज एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ये ऊपर की ओर जा कर के बंद हुआ है। तो यहाँ से अगर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दे नीचे की ओर आए अराउंड 1800 टू 1900 के बीच में, तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। टेक्निकली ये एनालिसिस मेरी कह रही है और जैसा कि आप देखें ये तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको प्लॉट करके रखा है मैंने। जो ग्रीन में है वो 50 डे का है और जो रेड में है वो 200 डे का मूविंग एवरेज है और ब्लू में जो है वो 100 डे का मूविंग एवरेज है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंफर्टेबली अपने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो कंप्लीट बुलिश मोड में है। और अगर आप देखें तो गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे हो रखा है, 50 डे का मूविंग एवरेज अपने 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है और 100 डे का मूविंग एवरेज 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो ओवरऑल टेक्निकली बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में और मोमेंटम में दिख रही है, पोजीशन बना सकते हैं। और जल्दी से कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली रिसाइकलिंग वर्टिकल में ही काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं लेड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड अदर टाइप ऑफ रिसाइकलिंग कंपनी इज करेंटली ऑपरेटिंग इन। स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट लेड से इनका 88% का रेवेन्यू आता है, एल्यूमिनियम से 8% का आता है। सो कंबाइनिंग दीज टू यू सी दैट 96% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लेड एंड एल्यूमिनियम। सो जब आप लेड की बात करते हो तो जैसे कि आपकी ये जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज में लेड का यूज़ होता है, नॉट द न्यू वंस, लिथियम आयन बैटरी नहीं बट पुरानी जितनी भी बैटरीज थी लेड एसिड बैटरीज होती थी वहाँ पे लेड का यूज़ होता है। या फिर कहीं भी इंडस्ट्री में लेड से रिलेटेड जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है ये उसको लेकर के रिसाइकिल करते हैं and वापस से अल्टीमेटली इन्हीं बैटरीज कंपनीज को वापस से ये दे सकते हैं। तो इनके क्लाइंट भी जो होंगे वो बैटरी कंपनीज से रिलेटेड होंगे, जैसे एक्साइड हो गया या फिर अमराजा हो गया, ये सब इनके क्लाइंट होंगे। और प्लास्टिक प्रोडक्ट को भी रिसाइकिल करते हैं, सो प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट निकल करके आएंगे। उसको यूज़ करने वाले भी ऐसे सेक्टर से होंगे जहाँ पे प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे वायरिंग एंड केबल सेक्टर में प्लास्टिक का यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी इनके काफ़ी क्लाइंट हैं। तो इस इन सब के बारे में बात करेंगे कि जो भी क्लाइंट हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। और रिसेंटली इन्होंने रबर से रिलेटेड रिसाइकलिंग बिजनेस में भी फोरे किया है। टीना रबर एक और दूसरी अच्छी कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करती है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। एंड इसका रिवेन्यू जो है 62% इंडिया से आता है एंड ओवरसीज से 38% आता है। तो ये एक अच्छी बात है कि डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, नॉट ओनली बेस्ड आउट ऑफ इंडिया बट देन गुड पार्ट ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ओवरसीज। एंड इट हैज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट मल्टीपल प्लेसेस, इंडिया में भी 11 प्लेसेस पे हैं और इसके अलावा जो है श्रीलंका में है, घाना में है, मोज़ाम्बिक एंड सेनेगल, टंजानिया एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये सब प्लांट बने हुए हैं और इनकी कैपेसिटी है 3,02,859 मेट्रिक टन। तो ये सब तो इनके बिज़नेस के बारे में है। अगर आप देखें इसका आरओसी तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आरओसी है 27 का। आरओई जो है वो 33.5% का है और स्टॉक का पी जो है वो 60 पे है। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 15,261 करोड़ का है। ऑफ कोर्स पी थोड़ा ज़्यादा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि अपने मीन वैल्यू से कितना ज़्यादा है और इसको हम
पेक रेशियो के टर्म में एनालाइज करेंगे, अल्टीमेटली पी का वैल्यूएशन अगर ग्रोथ के साथ मैच करता है तो फिर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नए लोग होते हैं उनको लगता है कि पीई अगर बहुत ज़्यादा है तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको हमेशा आप उसके ग्रोथ के साथ काउंटर करके देखें। अभी हम उस पे आते हैं। और इसके बाद अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स में जो ग्रोथ आया है ये काफ़ी तेज़ी से आया है। 1.2 के का फिगर पहले दिख रहा था सेल्स का, जो कि अभी बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो गया है 2.5 के का। आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर का ग्रोथ है 33.27% एंड लास्ट 5 ईयर का CAGR ग्रोथ है 26%। एंड सेम गोज़ फॉर प्रॉफिट ग्रोथ। ये देखिए आप लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी तेज़ी से ये भी भागा है एंड लास्ट 1 ईयर में जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है वो 154% से बढ़ी है। ROE देख सकते हैं कि पहले 20 पे था एंड दिस ईयर इट हैज़ जस्ट डबल्ड 39 पे आ चुका है। ROC का भी केस ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, पहले जो था ये फिर भी माइल्ड था बट करेंट ईयर में ये बढ़ के 27 पे आ गया है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप देखें यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो तो ये 1 के नीचे है तो कंफर्टेबल है, और साथ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को अगर आप देखें तो ये इजीली अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं। ये 1 से काफ़ी ज़्यादा है, 4 पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हैं। और अगर हम इसके कस्टमर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे अमर राजा, टाटा बैटरीज, ल्यूमिनस। तो जैसा मैंने बताया था लेड का जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा और जिस प्रोडक्ट में यूज़ होगा ऐसी कंपनी इनके कस्टमर होंगे। तो जो भी लेड एसिड बैटरी बनाती हैं जैसे हमारा राजा, टाटा बैटरीज, ल्यूमिनस या फिर लिवगार्ड, तो ये इनके कस्टमर है। या फिर ये प्लास्टिक का भी रिसाइकलिंग करते हैं तो प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनेंगे फिर वो बनाने वाले जो कंपनी होंगी वो इनके कस्टमर होंगे। तो देख सकते हैं बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, KEC है, फिलिप्स लाइटिंग है, KEI केबल है एंड पॉलीकैब भी है, एशियन पेंट्स भी है। Marquee list of customer plus the fundamentals, growth path, etc. All of these things combined gives me confidence that yeah, this company is good for long term investment. और अगर हम इसके PE रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसका मीन वैल्यू जो होता था PE रेशियो का वो 35 के आसपास ही था, लेकिन अब इसने इसको क्रॉस करके अगर आप देखें तो अभी जो है डेफिनेटली ऑन द हायर वैल्यूएशन साइड ये जा चुका है, अराउंड 50-55 के आसपास आ चुका है, विच इज़ ऑन द हायर साइड। बट गिवन द ग्रोथ दैट दिस कंपनी इज शोइंग ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं होगा। अगर रिट्रेसमेंट आता भी है तो पी रेशियो घट करके 43 to 45 के बीच में आएगा। तो जी हाँ, आप उस मौके की तलाश कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अराउंड जैसा मैंने बताया 1700-1800 के आसपास आए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे ज़बरदस्त बढ़ाई है। ये देखिए आप, धीरे धीरे करके ये अपनी होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं। और इवन DII ने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अ सडन 0.05% से डायरेक्टली ये डबल हो चुका है। जीरो नॉट डबल, इवन 0.05% से 0.94%, विच इज़ लाइक 20 टाइम जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है DII के इन्वेस्टमेंट को आप देखें यहाँ पे तो। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट बनी हुई है। दैट्स माय एनालिसिस, आई लीव इट टू यू, यू एनालाइज इट योरसेल्फ एंड देन टेक द डिसीजन। Peg ratio of this company is close to 2.8 or 2.9, which is on the higher side. इसका मतलब ये है कि जिस रेशियो से या जिस स्पीड से ये कंपनी अपनी ग्रोथ दिखा रही है कहीं ना कहीं प्राइस उससे बहुत ज़्यादा, या फिर कहें कि PE रेशियो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी से जंप हुआ है। तो थोड़ा करेक्शन हो सकता है बट देन ओवर द लॉन्ग रन दिस कंपनी विल डू गुड। और जिस नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है EMS लिमिटेड। ये कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई सिस्टम और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रोड एंड अलाइड वर्क, इन सब एरियाज़ में काम करती है। सो वाटर का ट्रीटमेंट करके, क्लीन करके उसको सप्लाई करना, ये सारे इनके प्रोजेक्ट हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये भी लगाती है। जो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है वहाँ पे इस कंपनी का भी योगदान है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन है वो यूपी में है 50%, और इसके बाद जो है बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से यहाँ से 50% का जो है रेवेन्यू आता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है एज ऑफ मार्च 24, 2023 एज पर दिस वेबसाइट। ऑल टुगेदर अराउंड 1500 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है। छोटा मार्केट कैप है, माइक्रो कंपनी है, 4803 करोड़ का ही मार्केट कैप है। पी रेशियो भी अभी ज़्यादा नहीं है, 28 पे है। ROE देखें तो आप, ये अच्छा है, 23 पे है और ROC भी
काफ़ी अच्छा है, 30 पे है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें ओवर द लास्ट ईयर तो ये है 43% का। फंडामेंटली जल्दी से इसके नंबर को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ इस केस में भी लास्ट 3 ईयर में काफ़ी ज़्यादा रहा है। 306 से ये बढ़ के 484 या 484 करोड़ का नंबर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ऐसे ही आपको दिख जाएगी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ये ग्राफ में ही आपको देखने को मिल रहा है। आरओई जो है वो मोर और लेस ये फर्दर डाउन हुआ है। आरओई आप देखिए ये 39 पे था आज से 5 साल पहले, जो कि अभी गिर के 24 पे आ गया है। और आरओसी भी अगर हम देखें तो 42 से गिर के ये 31 पे आ गया है, लेकिन गिरने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा नंबर है। डेट टू इक्विटी देखें तो डेट कहीं भी नहीं है इस कंपनी में, जीरो के बराबर है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये देखिए आप कितना ज़्यादा है, 52 है। तो क्योंकि डेट नहीं है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। तो जो भी इनके पास रेवेन्यू आ रहा है उससे ये इजीली अपने इंटरेस्ट को, जो भी थोड़ा बहुत डेट है, कवर कर पा रहे हैं। और जैसा कि आप देखें रेवेन्यू जो है वो 342 करोड़ से बढ़ के 2 साल में ही ये 735 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो ये 827 करोड़, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कमोबेश आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। 106 करोड़ से बढ़ के जो प्रॉफिट है वो अगर देखें आप ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे आज तो 214 करोड़ का हो गया है, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के आज 165 करोड़ का हो गया है ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे। तो जी हाँ, कंपनी का फंडामेंटल जो है ओवर द लास्ट 3 इयर्स काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इसका टेक्निकल डेटा देखें तो आप देख सकते हैं जो करंट प्राइस है वो कमोबेश अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 10, 20, 50, 100 डे, इन सब से ऊपर है। केवल ये अपने 5 डे मूविंग एवरेज जो कि 867 पे है उससे आज नीचे आया है। बट टेक्निकली भी जो है ये अभी अच्छे खासे मोमेंटम में बना हुआ है। होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं एफआईआई ने अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन इसके परे आप देखें तो डीआईआई ने अपनी होल्डिंग एट वंस बढ़ाई है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, 20-30 टाइम्स यहाँ पे डीआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और इस कंपनी का भी आप ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो इसमें ये मूवमेंट आ रहा है ये हाई वॉल्यूम पे आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, और पहले जो इसका एक रेजिस्टेंस था वो 600 रुपये के आसपास था, जिसको इसने कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया है। और उसके बाद जो है 850 के आसपास ये जा कर के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट 1 मंथ से। और इसके बाद अगर ये ऊपर की ओर 900 को निकाल जाता है तो आप समझ लीजिए यहाँ से ये 50% का रन इमीडिएटली आई थिंक इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको दिखा सकता है। तो जी हाँ, इस कंपनी पे भी मैं बुलिश हूँ। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और इसके बाद डिसीजन लीजिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं डोर टू डोर जा कर के ये जो है गार्बेज कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करके जो है डंप करते हैं दूसरी जगह। इसके साथ साथ रोड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग यहाँ पे भी एक्टिव है, म्यूनिसपैलिटी के साथ मिल करके ये काम करते हैं यहाँ पे। और सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो आपके यहाँ से ये लेते हैं फिर उसको सेग्रीगेट करते हैं वेट, ड्राई वेस्ट में, सैनिटरी वेस्ट और ई वेस्ट में। ट्रांसपोर्टेशन जैसे मैंने बताया कि ये जो है सॉलिड वेस्ट को लेकर के डंपिंग यार्ड तक जाते हैं जहाँ पे कि ये डंप करते हैं। आई थिंक प्राइमरीली दे आर इनटू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, नॉट इनटू रिसाइकलिंग, बट लेट्स सी द अदर पार्ट ऑफ इट हियर दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग। सो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सॉलिड जो वेस्ट ये उठाते हैं उसके बाद जो है ये फर्दर उसकी सॉर्टिंग और रिसाइकलिंग प्लस कंपोस्टिंग भी करते हैं, बायो माइनिंग भी करते हैं जो वेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड एमपी, यहाँ से ही इनका मेजॉरिटी ऑफ द रिवेन्यू आता है। और स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो गुजरात और राजस्थान यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। राजस्थान में 46% और गुजरात से 37% तक का रिवेन्यू आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं नैनो कैप आप कह सकते हैं, ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, 220 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 31 का है। लेकिन आरओसी देखें आप तो 38 का है, आरओई तो बहुत ही अच्छा है, 126 का है। और प्रमोटर की होल्डिंग वो 51 पे बनी हुई है। तो जी हाँ, कंपनी अगर आप देखें तो इस कंपनी का ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। मार्च 21 तक रेवेन्यू था 16 करोड़ का, जो कि अभी बढ़ कर के मार्च 24 में 10 टाइम्स
हो गया है वहाँ से 8 टू 10 टाइम्स, 102 करोड़ का। सिमिलरली प्रॉफिट को अगर आप देखें तो मार्च 21 में ये प्रॉफिट था 1.6 करोड़ का, जो कि अभी बढ़ के 18.4 करोड़ का हो गया है। तो लास्ट 5 ईयर्स का जो CAGR है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 114% का है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स CAGR के टर्म में 92% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, 126% का। तो ह्यूज ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में ये जो ग्रो हुआ है CAGR ग्रोथ आपको दिखेगा 135% का, एंड लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 107% का। ह्यूज ग्रोथ है। छोटी कंपनी है, 220 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कंपनी करके दे सकती है आपके इन्वेस्टमेंट को। और टेक्निकली अगर हम इसके डेटा को देखें तो आप देख सकते हैं कि 507 आज गिरा है ये 4% से, बट इसके बावजूद ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। 50 डे, 100 डे और 10 डे या फिर 20 डे के मूविंग एवरेज की बात कर लें तो कहीं ना कहीं मोमेंटम इसमें बना हुआ है। और अगर आप चाहें तो 500 रुपये के आसपास इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। नैनो कैप है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, तो कम पैसे लगाएं इसमें। मेरा रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट मेरी एनालिसिस है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर इसके चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना करके अब ऊपर की ओर जा रहा है। जो इसका प्रीवियस हाई था वो लास्ट ईयर दिसंबर में आया था, अराउंड 524 रुपये के आसपास ही आया था, और अभी भी उसी प्राइस के आसपास ये कहीं चल रहा है। यहाँ से इसने कब बनाया है, इसके बाद एक हो सकता है कि एक हैंडल छोटा सा बने, तो ये गिर करके 480 या फिर 490 के आसपास जाए, वहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद फिर इस जोन को ऊपर की ओर निकाल ले जाए, जो कि 505 रुपये का है। और इसके बाद यहाँ से ये फिर से डबल हो सकता है। एक अच्छी बात ये है कि आपको जो ये रिकवरी आती दिख रही है, ये हाई वॉल्यूम पे आती हुई दिख रही है। और जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये जो तीनों मूविंग एवरेज हैं ये आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। और इसलिए जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज़ गोइंग या और क्रॉसिंग ओवर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। सो ऑल दोज लाइक 100 डे और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है 50 डे का मूविंग एवरेज, और प्राइस भी जो करंट प्राइस है वो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है टेक्निकली प्लस फंडामेंटली ऑन बोथ फ्रंट। आई हैव डन माई एनालिसिस एंड आई थिंक दिस कुड बी अ गुड पिट for medium to long term. With this, I would like to end my video and say thanks to you. Thanks for your time and attention. Take care and have a great day.